तो दोस्तों आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में कि रैम सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है और रैम को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ भी रैम लगा देते हैं, कोई भी रैम अगर आप लगा देंगे तो आपको वो स्पीड ही नहीं मिल पाएगी, ना ही आपको वो जो एक्सपीरियंस आप लेना चाह रहे हैं एक पीसी बिल्ड का वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर रैम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी आती है। अगर आप कोई भी एक मदरबोर्ड परचेज कर रहे हैं तो उसमें कौन सी रैम लगानी चाहिए, कितनी मेगाहर्ट्ज की लगानी चाहिए, कौन सी रैम ज़्यादा बेस्ट रहेगी, कैसे जानकारी लें, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करूंगा। और आज इस वीडियो के एंड तक आप ये जान पाएंगे कि यार कौन सी मदरबोर्ड के अंदर कौन सी रैम आप लगा सकते हैं और इससे अपना जो पीसी बिल्ड है उसे बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक एएमएमसी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पीसी बिल्ड या स्नैपिंग से रिलेटेड बात करते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं रैम कैसे सेलेक्ट की जाती है जो हमारे मदरबोर्ड में परफॉर्मेंस को बिल्कुल बढ़िया निकाल के दे। दोस्तों अगर रैम की बात करी जाए तो रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, क्योंकि जितने भी जो टास्क चलाए जाते हैं, जो भी लाइव परफॉर्मेंस टास्क होते हैं वो सारे के सारे रैम पर ही चलते हैं। तो अगर रैम एक अच्छी परफॉर्मिंग वाली रैम आप यूज करते हैं तो उसमें जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया निकल के आती है। लेकिन वहीं पर अगर आपने मदरबोर्ड तो ले लिया बहुत अच्छा और रैम स्पीड ले ली आपने कम, तो फिर वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। पैसा तो आप दे देंगे सारा, लेकिन पैसा देने के बाद भी आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर आज ही मैं आपको डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि आप पैसा जो देंगे वो कैसे बढ़िया तरीके से आपका यूज हो पाए, परफॉर्मेंस बढ़िया निकल पाए। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि रैम का क्या परफॉर्मेंस से मतलब होता है। दोस्तों रैम क्या करती है, एक टेम्पररी स्टोरेज का काम करती है। यानी कि जितने भी जो टेम्पररी काम होते हैं, यानी कि अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं या फिर आप फोटोशॉप ओपन कर रहे हैं, तो उसमें जब तक आप कोई डेटा सेव नहीं कर देते हैं तब तक जितना भी जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा रैम के ऊपर ही हैंडल किया जाता है। मोस्टली जितने भी लाइव काम होते हैं वो सारा रैम हैंडल करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि रैम ऐसी सेलेक्ट कैसे किया जाए जो बिल्कुल फास्ट स्पीड से काम करे और हमारा जो सिस्टम बढ़िया चले। तो इसमें पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, रैम को सेलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है। तो पहले आप मदरबोर्ड की तरफ चलिए। मान लीजिए कि आपने ज़ेब्रोनिक का S61 मदरबोर्ड लिया, तो हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे। और ये ज़ेब्रोनिक का S61 मदरबोर्ड 3rd जनरेशन सीपीयू को सपोर्ट करता है। तो उसमें अब हमारे लिए कौन सी रैम ज़्यादा बेस्ट हो सकती है, अब इसको पहले हम समझते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमें पता चला कि हमारा जो मदरबोर्ड है उसकी जो डेटा ले जाने की स्पीड है, जिसे FSB स्पीड बोलते हैं या फिर आप रैम स्पीड बोल लीजिए सिंपल भाषा में, वो मैक्सिमम 1800 मेगाहर्ट्ज तक है। अब आप देखिए कि इसमें आप कौन सी रैम लगा सकते हैं। क्या आपको इसके लिए 800 मेगाहर्ट्ज की रैम लेनी चाहिए? तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब उस मदरबोर्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी 1800 है तो कम से कम आप 1600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम तो जरूर लीजिए, ताकि आपकी जो स्पीड है वो आपको बेस्ट देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर जब आप मार्केट में या ऑनलाइन जब आप DDR3 की रैम को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर उनके आगे मेगाहर्ट्ज की स्पीड लिखी होती है। तो यहाँ पर आपको 1800 या 1600 वाली मेगाहर्ट्ज वाली स्पीड ही आपको लेनी चाहिए रैम की, देन उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात ये पर यहाँ पर ये भी आती है कि RGB वाली अच्छी रहती है या नॉन RGB। दोस्तों RGB वाली और नॉन RGB वाली ये डिपेंड करती है कि आपको किस तरीके का लुक बनाना है सिस्टम के अंदर। RGB बेसिकली केवल एक कलरिंग का काम करती है, आपको अच्छा लगता है अगर देखने में डिजाइन तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज RGB को नॉर्मल वाली रैम के साथ में अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अच्छी रैम होती है, देखिए दो टाइप की रैम आती है। एक तो आती है आप लोकल मार्केट से आप ले लेते हैं जो सिंपली आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। और दूसरी रैम होती है जो ब्रांडेड होती है, जैसे किंगस्टन की आती है, XPG की आती है, कॉर्सर की आती है। इन रैम पर आप एक खासियत देखेंगे कि इन रैम के आगे ना एक शील्ड लगी होती है जिसपे उसका ब्रांडिंग होता है। तो ये शील्ड क्या होती है दोस्तों, ये बेसिकली एक हीट सिंक होती है। जब भी आप रैम को परचेज करते हैं तो रैम के ऊपर ना एक कुछ आईसी टाइप की आप देखेंगे लगी होती है, ब्लैक कलर की। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, हालांकि वो आईसी नहीं होती है। तो यहाँ पर वो ब्लैक टाइप की लगी होती है। तो जब आपकी रैम चलती है, जब रन होती है तो वो हीट होती है। हीट होने के बाद अगर आपका जो सिस्टम है, अगर आप उसके अंदर अच्छे खासे आपने फैन वगैरह लगाए हुए हैं तो आराम से हीट वगैरह को बाहर एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें 1 या 2 फैन ही आपके लगे हुए हैं और आपकी एक लोकल रैम है, तो लोकल रैम के कारण क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। हीट से क्या होगा, कंपोनेंट थोड़ा और जल्दी थोड़ा सा खराब होते हैं फिर। लेकिन यहीं पर अगर आप ओरिजिनल रैम की तरफ चलते हैं तो वहां पर आप ज्यादातर देखेंगे उसमें हीट सिंक लगी होती है। हीट सिंक क्या करती है कि जो हीट जनरेट होती है उसमें उसको ट्रांसफर आगे हीट उस पर कर देती है
और देन वहां से वो लगातार फिर ठंडी होती रहती है। इससे आपको ओरिजिनल वाले में ये बेनिफिट जरूर मिल जाता है देखने के लिए कि वहां पर हीट की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, ओरिजिनल वाली जो रैम आती है उसमें एक बेनिफिट आपको जरूर मिलता है, उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल ब्रांडेड कंपोनेंट्स होते हैं। वहीं लोकल टाइप की रैम जो सस्ते में आ जाती है उन पे जो कंपोनेंट लगे हुए तो ज्यादातर चाइनीज वगैरह कंपोनेंट ला के बनाती जाती है। तो काम दोनों करेंगी, लेकिन अगर लंबे समय तक आपको चलानी है तो फिर आप ओरिजिनल की तरफ जा सकते हैं। बाकी मेगाहर्ट्ज आप दोनों में चेक करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझ में आ गया। अब चलो मैं आपको Amazon फ्लिपकार्ट के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, जहाँ से हम मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग बेस्ट रैम वहां से सेलेक्ट करना समझ पाएंगे, तो उसमें आपको प्रैक्टिकली पता चल पाएगा। चलो अब चलते हैं स्क्रीन पर, वहाँ पे देखते हैं। अब दोस्तों देखो, हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने Amazon पर। तो यहाँ पर पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर कोई भी हम S61 मदरबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं या कोई भी मदरबोर्ड। तो आप मदरबोर्ड से कैसे कंफर्म करेंगे कौन सा आपके लिए रैम बेस्ट होगी, फिर रैम कैसे सेलेक्ट करें हम, तो इन दोनों का मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर चलो जो भी हमारे पास मदरबोर्ड आएगा हम उसी को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर हमारे पास X61 मदरबोर्ड आ चुका है ज़ेब्रोनिक का। तो यहाँ पर इसकी पहले तो स्पेसिफिकेशंस को आप देखो कि ये क्या है, कितना एक्सपेक्ट यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने देखा DDR3 की 1066, 1333 और 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम जो सपोर्ट कर रहा है वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक है, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर भी 1800 मेगाहर्ट्ज़ या इससे ऊपर मेगाहर्ट्ज़ वाली अगर कोई रैम ले लेते हैं तो वो इस मदरबोर्ड के लिए कंपेटेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो रैम लेनी होगी वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक की होगी, इससे ज़्यादा लेने कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहीं पर भी 1066 मेगाहर्ट्ज़ की रैम उठा लाते हैं तब भी आप घाटे में हैं, क्योंकि दोस्तों एक बात को आपको समझना होगा, अगर आप कोई भी रैम परचेज कर रहे हैं ना, तो रैम आपको सेम प्राइस पे ही मिलेगी। मान लीजिए कि 1066 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो रैम है आपने 4 GB की परचेज करी, सपोज करिए वो 300 रुपये की आपको देखने के लिए मिली DDR3 की। तो वहीं पर अगर आपको जानकारी है तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली भी सेम ही रेट में मिलेगी आपको। तो प्राइस सेम होगा सबका, लेकिन क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो आप कोई भी उठा के ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मदरबोर्ड में अगर वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट कर रहा है तो कम से कम अगर आपके यहाँ पर मिल भी रही है तो 1333 की आप लीजिए, ना कि 1066। और 1600 की मिलती है तो कोशिश करिए 1600 की ही ले। 1600 की अगर आप इसमें लगा लेते हैं तो इसमें बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो अब यहाँ पर रैम देखते हैं, रैम कैसे कंफर्म करेंगे भाई, कैसे हमारे पास आती है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे DDR3 और यहाँ पर आप रैम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपको 8 GB चाहिए, तो अब आगे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर रैम के आगे यहाँ पर मेगाहर्ट्ज़ भी यहाँ पर लिखा आएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर जैसे ये ANT स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली यहाँ पर रैम है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ANT स्पोर्ट्स की तरफ से ये 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। तो यहाँ पर आपके S61 के इस मदरबोर्ड के अंदर वो बेस्ट काम करेगी। इसमें आप इसे भी ले सकते हैं या फिर ये सस्ती वाली आ रही है इसे भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। जो 1600 मेगाहर्ट्ज़ है, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर यानी आपके मदरबोर्ड के अंदर ये सपोर्ट करती है। अब थोड़ा एडवांस में चलते हैं, वहाँ देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसा गेमिंग PC बना रहे हैं जो कि AMD का होने वाला है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए B540 मदरबोर्ड M प्रोसेसर हम परचेस कर लेते हैं। सपोज करिए आपने ये गीगाबाइट का ये वाला मदरबोर्ड आपने परचेस किया, ठीक है। अब इस मदरबोर्ड में हम AMD के कैसे सेलेक्ट करें, आप पहले तो इस मदरबोर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि ये कौन सी रैम सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमें पता चला है DDR4 की रैम को ही सपोर्ट कर रहा है। अब DDR4 में भी इस मदरबोर्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है पहले वो समझते हैं हम, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम जान पाएंगे कि ये कितना हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि इस मदरबोर्ड की क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, जहाँ पर डिटेल में लिखा होगा कि कितना ये सपोर्ट करता है। और अगर यहाँ पर भी नहीं आएगा तो फिर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं आ रहा कि ये DDR4 की कौन सी रैम सेलेक्ट करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइप कर देते हो, जैसे आपने मान लीजिए मदरबोर्ड परचेस कर लिया, अब आप तो डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करोगे DDR4 8 GB रैम, आप तो इस तरीके से टाइप करोगे, ठीक है। अब 8 GB रैम के अंदर भी मेगाहर्ट्ज़ में बहुत ज़्यादा अलग अलग आती हैं। कोई आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की मिलेगी, कोई 2800 की मिलेगी, कोई अलग अलग, सब अलग अलग आती हैं। देखो जैसे यहाँ पर आ रही है DDR4 की रैम आ रही है, तो यहाँ पर ये 2600 मेगाहर्ट्ज़ में आती है। यहाँ पर कॉर्सर वेंगेंस की आप देखोगे 32 में आ रही है, यहाँ पर 32 में है, कोई 2933 में आ रही है, 2600, तो इस टाइप से आ रही है। तो यहाँ पर हम कैसे कंफर्म करें, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ और मदरबोर्ड पर जान लेते हैं। तो मदरबोर्ड हमने जो यहाँ पर देखा था, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए हमें यही वाला मदरबोर्ड चाहिए, तो यहाँ पर पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे
और वहाँ से इसका डेटा शीट कंफर्म करेंगे कि मदरबोर्ड में क्या सपोर्ट होता है। गीगाबाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको इसकी डिटेल में कंफर्म हो पाएगा कि मदरबोर्ड में कितनी जीबी और कितना ये रैम वगैरह स्पीड वगैरह सब इसकी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट से पहले चलते हैं कि ये कितना हमें सपोर्ट करता है। अब दोस्तों जैसे ही हम नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर हमें मेमोरी के बारे में आ जाता है लिखा हुआ कि यहाँ पर आप 4 DDR4 की रैम लगा सकते हैं और ये 128 GB तक सपोर्ट करता है मदरबोर्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर DDR4 की 3600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम यहाँ पर सपोर्ट होती है, या फिर आप 3400 वाली भी लगा सकते हैं, या फिर आप 3200 वाली भी लगा सकते हैं और ये ओवरक्लॉक आराम से कर सकता है। अब इस मदरबोर्ड की बेसिक जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 2133 वाली मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होते होते ये मैक्सिमम जो जाता है वो 3600 तक जाता है। अब यहाँ पर अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप सोच के देखिए, क्या आप 2100 वाली लगाना चाहेंगे अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए? तो दोस्तों जब यहाँ पर इसकी मैक्सिमम जो क्षमता है वो 3600 मेगाहर्ट्ज की है तो आपको 3600 मेगाहर्ट्ज की कम से कम लगानी जरूर चाहिए। आप इसे जरूर लगाएं। अगर आप वहीं पर 3200 मेगाहर्ट्ज वाली लगा देते हैं, जो ज़्यादातर मैंने देखा है इसी तरीके से मदरबोर्ड के अंदर रैम लगाई जाती हैं, वहाँ पर 3200 वाली लगा दी या फिर कहीं पर 2133 वाली लगा दी, या मदरबोर्ड ही इतना गलत सेलेक्ट किया हुआ है, पता ही नहीं है कौन सी मदरबोर्ड के अंदर कितनी रैम लगानी होती है। फिर आप होता इसमें क्या है कि मान लीजिए आप इस मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर आपने 5000 सीरीज़ का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है CPU। अब 5000 सीरीज़ का मतलब होता है 5600G। मान लीजिए आपने 5600G वाला यहाँ पर आपने एक CPU सेलेक्ट कर लिया। अब CPU तो आपने तकड़ा सेलेक्ट किया, आपके अकॉर्डिंग CPU बेस्ट है, लेकिन वो सपोर्ट आपका जो कर रहा है वो अलग अलग रैम को सपोर्ट करता है। तो अगर आप 2100 मेगाहर्ट्ज वाली रैम इस पर लगा देते हैं तो वो आपको परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं मिल पाएगी, लेकिन वहीं आप 3600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम देंगे तो इसका कॉम्बिनेशन इस CPU के साथ जो बनेगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा और उसकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल आपको अलग ही मिलेगी। तो वहीं जहाँ पर आप 2100 मेगाहर्ट्ज के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको डबल ही स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से हम रैम सेलेक्ट करते हैं। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप PC बिल्ड करते हैं। PC बिल्ड के टाइम पर आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपका मदरबोर्ड में क्या ऑप्शंस हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको रैम सेलेक्ट करनी होती है। और ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कितनी GB की, कितनी मेगाहर्ट्ज की क्या है, वो सारा कुछ आपको देख के यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा कि किस तरीके से रैम वगैरह को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या ऑप्शंस होते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी आज इस टॉपिक के ऊपर बताना कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे और आप कुछ नया सीखते रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।